अभी अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर आई बुरी खबर। पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को गिरफ्तार कर लिया। ओवैसी साहब ने अपनी गिरफ्तारी पर क्या बोला। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वालों के लिए अभी अभी एक बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जिसको सुनने के बाद जो भी ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं उनको एक बड़ा झटका भी लग सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई जा रही है, जिसमें कोई कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर हमला किया गया, असदुद्दीन ओवैसी साहब को जेल में डाल दिया गया है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये वो फलाना ढिमका। तो दोस्तों, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में डिटेल में बताएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 25 जून को जब से सांसद में शपथ लेने के दौरान असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फलस्तीन, तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। इसमें जो जय फलस्तीन का नारा लगाया, जिसको लेकर पूरे बीजेपी और अन्य भक्तों में एक बवाल सा खड़ा हो गया है। ये नारा नहीं बल्कि बीजेपी वालों के लिए एक तूफान था। गोदी मीडिया भी खूब खबरें चला रही है कि इससे ओवैसी साहब के सांसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। मीडिया में यह भी खबरें चलाई जा रही है कि ओवैसी साहब को जेल भी हो सकती है। तो कोई मीडिया वाले ये खबर चला रहे हैं कि इससे ओवैसी साहब पर इलेक्शन लड़ने से बैन हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब बातें फर्जी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ओवैसी साहब ने जो भी नारा लगाया है ये संविधान के खिलाफ नहीं और ना ही ये कानून के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अशोक रोड पर मौजूद ओवैसी साहब के घर पर जुमा की रात को कुछ लोग पहुंचे थे। इस दौरान उन लोगों ने इजराइल के समर्थन वाले पोस्टर चिपकाए थे और उनके घर पर काली स्याही फेंकी थी। पुलिस के अनुसार इस घटना में 5 लोग शामिल थे। उन लोगों ने ओवैसी साहब के घर के बाहर पोस्टर चिपकाए थे, जिसमें लिखा था, भारत माता की जय, मैं इजराइल के साथ हूँ और ओवैसी साहब को निलंबित किया जाना चाहिए। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें एक उपरदवी ने कहा था कि देश के युवाओं को उस नेता के खिलाफ एकजुट होना चाहिए जो भारत माता की जय नहीं बोलता। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। दिल्ली पुलिस ने पोस्टर हटा दिए। हालांकि तब तक पोस्टर लगाने वाले लोग वहां से जा चुके थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वो लोगों को पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने आज मेरे घर पर काली स्याही फेंकी और हमला किया। और आगे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया कि अब मैं गिनती ही भूल गया हूँ कि मेरे दिल्ली में मौजूद घर को कितनी बार निशाना बनाया गया है। जब मैंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि उनके नाक के नीचे से ये सब कैसे हो रहा है, तो वो बेबस खड़े रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पोस्ट में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को टैग करते हुए कहा कि आपके होते हुए ये कैसे हो रहा है, कृपया हमें बताइए, सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या नहीं। और उन्होंने आगे लिखा, मेरे घर को निशाना बनाने वाले 2 कौड़ी के गुंडों से मैं कहना चाहता हूँ, इससे मुझे डर नहीं लगता। सावरकर जैसी कायर क्रूरता हरकतें करना बंद करो और मेरा सामना करने की हिम्मत जुटा। स्याही फेंकना या पत्थर फेंकने के बाद भाग मत जाना। दोस्तों, आपको बता दें कि जिन लोगों ने ओवैसी साहब के घर पर स्याही फेंकी और पोस्टर लगाया था, पुलिस ने उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे तो वहां पर तरह तरह की बातें की जा रही है। यहाँ तक के ओवैसी साहब को जान से भी मारने की धमकी दी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब पर हमला भी हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ओवैसी साहब हैदराबाद में अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। ओवैसी साहब के 6 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और 5 बेटियां हैं। अगर पूरी दुनिया में मुसलमानों को लेकर कहीं पर कुछ भी होता है तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले आवाज ओवैसी साहब की आवाज बुलंद होती है। और इंशाअल्लाह आगे भी ओवैसी साहब अपने आवाज को बुलंद करते रहेंगे। और दोस्तों, ये लोग जो बातें कर रहे हैं कि जय फलस्तीन का नारा लगाने की वजह से ओवैसी साहब के साथ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, जेल हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सब बातें फर्जी है। क्योंकि यह नारा लगाना ना तो संविधान के खिलाफ है और ना ही कानून के खिलाफ। और ओवैसी साहब कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं कर सकते जो कानून के खिलाफ हो।
या जो हमारे संविधान के खिलाफ हो, क्योंकि ओवैसी साहब कोई ऐसा वैसा अनपढ़ गवार नेता नहीं है, बल्कि वो पढ़े लिखे और एक बैरिस्टर नेता है। इसलिए वो जो भी बोलते हैं बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर बोलते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब के शपथ लेने के बाद उनके साथ क्या कुछ हुआ वो सब मैंने आपको बता दिया। आइए अब आपको बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और उनकी पार्टी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, शायद ही इंडियन हिस्ट्री में आज से पहले कभी किसी भी गैर पीएम या गैर सीएम को इतनी ज्यादा शोहरत नसीब हुई होगी। हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जो जिस न्यूज चैनल पर अपना कदम रख देता है उस न्यूज चैनल की टीआरपी आसमान को छूने लगती है। इंडिया का हर न्यूज चैनल आज के दौर में हर बड़े मुद्दे पर इस इंसान को अपने टीवी चैनल्स पर जबरदस्ती बैठाना चाहता है ताकि इस इंसान के जरिए से उनकी भी रोजी रोटी चल सके। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की। चाहे बात लोकसभा की हो या फिर किसी भी आम चुनाव रैली की हो, असदुद्दीन ओवैसी के बोलने का अंदाज नहीं बदलता है। असदुद्दीन ओवैसी की नॉलेज और फैक्ट्स यानी दलीलें ऐसी जबरदस्त और मजबूत होती है कि उनके विरोधी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं। जब भी असदुद्दीन ओवैसी किसी मंच पर भाषण देने के लिए जाते हैं तो लाखों लोग उनका भाषण सुनने के लिए आते हैं। और हैरानी की बात यह है कि जितने भी लोग उनका भाषण सुनना पसंद करते हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोग वो होते हैं जो उनके विरोधी होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका भाषण सुनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी इस दौर में पूरे इंडिया के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक है। पूरे इंडिया में आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा नेता मौजूद होगा कि जो नॉलेज और फैक्ट्स और साथ साथ स्पीच देने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला कर सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी कौन है और बचपन से लेकर अब तक उनका टोटल राजनीतिक सफर कितना मुश्किल और कितना आसान रहा। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो असदुद्दीन ओवैसी जो कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे, इतने अच्छे क्रिकेटर कि इंडिया की इंटरनेशनल टीम में खेलने का सपना देखने लगे थे, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ, उनकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया कि वो क्रिकेटर तो नहीं बन सके लेकिन इंडिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक नेता बन गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी ऐसी बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं जो यकीनन आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दे और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सके। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पैदाइश हैदराबाद शहर में 13 मई 1969 को हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी के वालिद यानी फादर का नाम सलाहुद्दीन ओवैसी था और इनकी मां का नाम नजमुन्निसा था। असदुद्दीन ओवैसी के एक छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को भी आप जरूर जानते होंगे, जो हमेशा अपने जोशीले बयानों की वजह से लाइट में रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की मशहूर यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अपना बीए कंप्लीट किया था। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि असदुद्दीन ओवैसी को बचपन से ही क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी और कॉलेज के दिनों में ओवैसी एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे। असदुद्दीन ओवैसी अपनी टीम में एक फास्ट बॉलर की हैसियत से खेला करते थे और यकीनन ओवैसी एक अच्छे फास्ट बॉलर थे। क्रिकेट में इनकी काबिलियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से आप लगा सकते हैं कि बहुत कम उम्र में ही असदुद्दीन ओवैसी का सिलेक्शन अंडर 25 क्रिकेट टीम में हो गया था। इसके अलावा इन्होंने विजी ट्रॉफी भी खेली है और बाद में इनका सिलेक्शन साउथ जोन यूनिवर्सिटी के टीम में भी हो गया था। असदुद्दीन ओवैसी के साथ खेलने वाले प्लेयर आज भी ये बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इतने अच्छे और बेस्ट बॉलर थे कि हर इनिंग में 4 से 5 विकेट लिया करते थे। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की बॉलिंग अपने कॉलेज के दिनों में बेंगलोर की तरफ से खेलने वाले वेंकटेश प्रसाद की बॉलिंग की टक्कर की मानी जाती थी। वही वेंकटेश प्रसाद जो आगे जाकर इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में बहुत बड़े बॉलर साबित हुए थे। कहा जाता है एक बार असदुद्दीन ओवैसी और वेंकटेश प्रसाद का आमना सामना भी हुआ था, जिस मैच में वेंकटेश प्रसाद तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने उस मैच में 6 विकेट लेकर सनसनी मचा दी थी। शायद ये वो दौर था कि जब असदुद्दीन ओवैसी के दिमाग में सियासत नाम की कोई चीज ही मौजूद नहीं थी। हालांकि दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के फादर यानी पिताजी और उनके दादा बड़े नेता थे और आज़ादी के बाद से ही हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के खानदान का सियासत में एक अहम रोल था। सियासत में इनके घर की एक अलग पकड़ थी, जहां एक तरफ ओवैसी का पूरा खानदान हैदराबाद की पॉलिटिक्स का सेंटर माना जाता था,
वहीं दूसरी तरफ अभी तक असदुद्दीन ओवैसी पॉलिटिक्स से कोसों दूर थे। वो अपना करियर क्रिकेट के फील्ड में ही बनाना चाहते थे, लेकिन अचानक से उनके दिमाग में एक सोच ने जन्म लिया, जिस सोच ने उनका सब कुछ बदल दिया, उनका मकसद बदल दिया, उनकी जिंदगी ही बदल दी। असदुद्दीन ओवैसी ने अचानक से ये फैसला किया कि वो अपने क्रिकेट करियर को छोड़कर अब लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, और वो भी इंडिया में नहीं बल्कि लंदन जाकर। बस इसी फैसले के बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए ओवैसी लंदन की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, वैसे तो ओवैसी की फैमिली इतनी अमीर थी कि उन्हें लंदन की पढ़ाई का खर्च उठाने में जर्रा बराबर भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी ओवैसी ने लंदन की अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का फैसला किया था। असदुद्दीन ओवैसी खुद के इंटरव्यू में ये बता चुके हैं कि जब उन्होंने लंदन में पढ़ाई की थी तो उसके साथ में उन्होंने जॉब भी किया था, यानी लंदन में अपनी पढ़ाई का खर्च उन्होंने खुद नौकरी करके उठाया था, और ये फैसला उनकी फैमिली का नहीं बल्कि उनका खुद का था। दोस्तों, 1992 या 93 के दौर में असदुद्दीन ओवैसी लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर इंडिया में वापस आए। इंडिया में वापस आते ही उनके वालिद यानी फादर सलाहुद्दीन ओवैसी ने असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति में उतारने का फैसला किया। असदुद्दीन ओवैसी के फादर यानी सलाहुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 1994 में ओवैसी को टिकट दिया। असदुद्दीन ओवैसी 1994 में विधानसभा का इलेक्शन लड़े और उस इलेक्शन में जीत के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा में एंट्री की। दोस्तों, अगर बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक पार्टी यानी AIMIM के बारे में, तो आपको बताते चले ये कोई नई पार्टी नहीं है, बल्कि ये हद से ज्यादा पुरानी पार्टी है। दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है वो आज़ादी से भी पहले बनाई गई थी, यानी इनकी बुनियाद 1930 में रखी गई थी, और इस पार्टी का भारत की आज़ादी में भी बड़ा अहम योगदान रहा था। और उस दौर में इस पार्टी की बुनियाद रखी थी नवाब महमूद नवाज खान ने। लेकिन दोस्तों, हुआ ये कि जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इस पार्टी के फाउंडर यानी नवाब महमूद नवाज खान पाकिस्तान चले गए, और उस वक्त इस पार्टी की कमान कासिम रिजवी के पास आ गई थी। ये वही कासिम रिजवी था कि जिसने बंटवारे के वक्त हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सका। बदले में इसको इंडियन गवर्नमेंट ने जेल में कैद करवा दिया। तकरीबन 8-9 साल जेल में काटने के बाद जब इसे रिहाई मिली तो ये फौरन पाकिस्तान भाग गया और उसकी ये पार्टी तनहा रह गई। इंडियन गवर्नमेंट ने उस वक्त फौरन इस पार्टी पर बैन लगा दिया था, और किसी भी पार्टी पर बैन लगाना उस दौर में कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि MIM के अलावा उस दौर में RSS जैसी पार्टियों पर भी पाबंदी लगाई गई थी और उन्हें भी हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था। 1957 में जब इस पार्टी के ऊपर से बैन हटाया गया तो इसकी कमान अब एक नए इंसान ने संभाली, जिसका नाम था अब्दुल वहीद ओवैसी। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे। इन्होंने कई साल इस पार्टी को मजबूत बनाने में बड़ी शिद्दत से मेहनत की, और फिर इनके इंतकाल के बाद इनकी इस पार्टी का कमान इनके बेटे यानी सलाहुद्दीन ओवैसी ने संभाली, जो असदुद्दीन ओवैसी के वालिद यानी फादर थे। असदुद्दीन ओवैसी के वालिद यानी सलाहुद्दीन ओवैसी 1 या 2 बार नहीं बल्कि लगातार 6 बार सांसद चुने गए, लेकिन जब 1999 में जीतने के बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि वो अपनी सेहत की वजह से अगले MP के इलेक्शन में नहीं लड़ पाएंगे, तो उन्होंने अपने MP की सीट अपने बेटे यानी असदुद्दीन ओवैसी, जो पहले से ही कई बार लगातार विधायक बनते आ रहे थे, उन्हें दे दी, और यकीनन ये उनका सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ। 2004 में असदुद्दीन ओवैसी पहली बार हैदराबाद के सांसद चुने गए। 2004 में लोकसभा का चुनाव जीतना था। बस उसके बाद तो मानो असदुद्दीन ओवैसी की काबिलियत की वजह से उनकी शोहरत में 4 चांद लगते चले गए। असदुद्दीन ओवैसी 2004 का इलेक्शन जीतने के बाद जब पहली बार लोकसभा में गए तो शायद किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ये कम उम्र का दिखने वाला एक सीधा सा इंसान हमारे ऊपर इतना भारी पड़ने वाला है। 2004 के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, यही थी असदुद्दीन ओवैसी के एक क्रिकेटर से सफल नेता तक बनने की कहानी। दोस्तों, इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की और भी बहुत सारी बातें हैं। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आप